Hello and welcome to SPMIS Academy. Today we'll analyze important newspaper articles of 8th October 2025. Please note you can download the PDF version of today's newspaper analysis by clicking the link given in the comment section. This is the list of the topics that we'll be covering from today's newspaper. The first topic is about Bagram Air Base. This topic is important from our syllabus GS paper 2 international relations point of view. बगराम एयर बेस के बारे में पहले समझते हैं। इट इज़ लोकेटेड इन अफ़गानिस्तान। काबुल से थोड़ी सी दूरी पे है ये बगराम एयर बेस और ये जियो स्ट्रैटेजिकली काफ़ी सिग्निफिकेंट लोकेशन पे है बिकॉज इट इज़ इन प्रॉक्सिमिटी विथ सेंट्रल एशिया इन द नॉर्थ, चाइना एज वेल एज पाकिस्तान। बगराम एयर बेस की अगर बात की जाए तो इसको 1950s में सोवियत यूनियन ने डेवलप किया था ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर टाइम इन ऑर्डर टू हैव इट्स स्ट्रॉन्गर प्रेजेंस इन अफगानिस्तान। बाद में जब 2001 में यूएस इंटर्ड इनटू अफगानिस्तान, यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान में आए इन ऑर्डर टू फाइंड ओसामा बिन लादेन। ये जो स्टोरी है मैं आपको कई दफ़ा बता चुका हूँ। आई जस्ट होप आपको याद आ रही होगी बात कि 2001 में जब वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पे अटैक हुआ यूएस के अंदर, तो उसकी जिम्मेदारी ली ओसामा बिन लादेन ने, जो अलकायदा नाम का एक टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन रन करता था। एंड अलकायदा वाज एक्टिंग इन क्लोज नेक्सस विथ तालिबान विच ऑपरेटेड फ्रॉम अफगानिस्तान। तो मुद्दा यह है कि तालिबान और अलकायदा एक साथ ऑपरेट करते थे नेक्सस में, और अलकायदा ने यूएस के ऊपर टेरर अटैक किया 2001 में। फिर अमेरिका ने वार्निंग दी तालिबान को कि आप हमें ओसामा बिन लादेन को हैंड ओवर कर दें, बट तालिबान रिफ्यूज्ड। और उसके बाद फिर यूएस फोर्सेज एंटर्ड इनटू अफगानिस्तान विद द एम ऑफ फाइंडिंग ओसामा बिन लादेन। ओसामा बिन लादेन को ढूंढने में उनको 10 साल लग गए। ओसामा बिन लादेन वाज इन 2011 फाउंड इन पाकिस्तान, अबोटाबाद पाकिस्तान चोरी छुपे ओसामा बिन लादेन को शरण दे रहा था। US forces still continued in अफ़गानिस्तान फॉर अबाउट 10 more years। 2001 से लेकर के 2021 तक रहे। उनका लक्ष्य अब सिर्फ लादेन को पकड़ना नहीं था, लादेन तो 2011 में पकड़ा जा ही चुका था। US फोर्सेज ऑल्सो ट्राइड टू एलिमिनेट तालिबान कम्प्लीटली, और वहाँ पे अफ़गानिस्तान के अंदर पूरी तरीके से एक डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट लेकर के आए। बट ऐसा करने में वो सक्सेसफुल हो नहीं पाए, तालिबान को पूरी तरह से वो एलिमिनेट कर नहीं पाए। एंड देन इन 2021 यूएस प्रेसिडेंट उस टाइम के जो बिडेन ने फैसला किया कि यूएस फोर्सेस विल बी पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान। जैसे ही यूएस फोर्सेस अफगानिस्तान से वापस यूएस गए, उसके बाद से तालिबान अगेन केम इनटू पावर इन अफगानिस्तान, एंड सिंस देन तालिबान इज़ रूलिंग इन अफगानिस्तान। धीरे धीरे दुनिया की सारी देश पहले तो तालिबान को एक लेजिटिमेट गवर्नमेंट की तरह आइडेंटिफाई नहीं कर रहे थे, बट स्लोली नाउ डिफरेंट कंट्रीज इंक्लूडिंग इंडिया have developed soft stance towards तालिबान गवर्नमेंट इन अफगानिस्तान, क्योंकि अब हमें लग रहा है कि तालिबान इज़ गोइंग टू रूल अफगानिस्तान फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सो उसके साथ टाइज को सब लोग नॉर्मलाइज कर रहे हैं। अब मुद्दा यह है कि 2021 से जब से अमेरिकन फोर्सेस पुल आउट किए हैं फ्रॉम अफगानिस्तान, वहाँ पे तालिबान का रूल है और अमेरिका का कंट्रोल अफगानिस्तान से लगभग ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह से ख़त्म हो चुका है। अब अमेरिका ने क्या किया था, जब वो अमेरिकन फोर्सेस वेयर देयर इन अफगानिस्तान फ्रॉम 2001 टू 2021, उस टाइम में उन्होंने बगराम एयरबेस को अच्छा खासा डेवलप किया था। बगराम एयरबेस की फैसिलिटी इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया था विद द मेन एम ऑफ कीपिंग एन आई ओवर चाइना। बगराम एयरबेस आप देखिए, चाइना से भी नज़दीक है, भारत से भी नज़दीक है, तो अमेरिका को एक स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग मिलती है बगराम एयरबेस से। वो चाइना और भारत दोनों के ऊपर प्रेशर बनाए रखने में, एक ओवरसाइट बनाए रखने में अमेरिका के लिए हेल्पफुल हो सकता था। बट सिंस अमेरिकन फोर्सेस पुल्ड आउट ऑफ अफगानिस्तान इन 2021, तब से उनका बगराम एयरबेस का भी कंट्रोल ख़त्म हो गया। करंट न्यूज़ ये है कि यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अफगानिस्तान के अंदर जो तालिबान सरकार है उसको कहा है कि हैंड अस ओवर बगराम एयरबेस, आप हमें बगराम एयरबेस वापस दे दें। वी वांट द बेस बैक, अदरवाइज बैड थिंग्स आर गोइंग टू हैपन। यही स्टाइल है डोनाल्ड ट्रंप का, हर देश को ऐसे ही धमकाते हैं, मेरी बात मान लो नहीं तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा होने वाला है। ऐसा ही कुछ कहा है उन्होंने
तालिबान सरकार को इन अफगानिस्तान की गिव अस बैक आवर बगराम एयरबेस विच वी डेवलप्ड। ऐसा वो कह रहे हैं कि हमारा है क्योंकि हमने डेवलप किया। सच्चाई ये है कि इसको बनाया था सोवियत यूनियन ने 1950s में। हाँ ठीक है, 2001 से लेकर के 2021 तक के बीच में यूएस फोर्सेज ने इसके इंफ्रास्ट्रक्चर को स्ट्रेंथन किया था, बट यूएस का ये कहना कि ये बगराम एयरबेस अमेरिका का है, इट इज़ डायरेक्टली चैलेंजिंग सोवरेनिटी ऑफ अफगानिस्तान या पीपल ऑफ अफगानिस्तान ओवर देयर ओन सॉइल। जो भी हो, डोनाल्ड ट्रंप का तो स्टाइल आपको पता ही है, पूरी दुनिया इनको अमेरिका की ही लगती है। कुछ दिनों पहले कह रहे थे ग्रीनलैंड हमको दे दो। तो नाउ ही इज़ डिमांडिंग बगराम एयरबेस। डोनाल्ड ट्रंप इज़ highly critical of Joe Biden's decision of pulling out US forces from Afghanistan. He has criticized the 2021 decision of pulling out of Afghanistan. उनका कहना है कि अगर बगराम एयरबेस पे हमारा कंट्रोल रहता तो इट वुड हैव गिवन स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ टू अमेरिकन फोर्सेस। क्यों चाहिए बगराम एयरबेस, वो मैंने आपको बताया ही है। बगराम एयरबेस आप लोकेशन देखें तो स्ट्रेटजिकली काफ़ी इंपॉर्टेंट जगहों पे है। इट इज गिविंग पोजीशन टू अमेरिकन एयरफोर्स टू हैव एन ओवरसाइट ओवर चाइना एज वेल एज इंडिया। दैट इज़ वाई द यूएस एडमिनिस्ट्रेशन वांट्स कंट्रोल ओवर बगराम एयरबेस। भारत का स्टैंड क्या है इस पे? देखिए, हाल फिलहाल में एक मीटिंग बुलाई गई हेडेड बाय रसिया, जिसका नाम है मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन ऑन अफगानिस्तान। इस मॉस्को कंसल्टेशन फॉर्मेट ऑन अफगानिस्तान में रसिया के अलावा भारत, पाकिस्तान, चाइना, ईरान और सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ ने पार्टिसिपेट किया। ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहे जाते हैं किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, कजाकिस्तान, इस तरह से तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ये 5 देश सेंट्रल एशियन कंट्रीज़ कहे जाते हैं। दे पार्टिसिपेटेड इन दिस मॉस्को फॉर्मेट कंसल्टेशन। यहाँ पे इस पे चर्चा हुई बगराम एयरबेस पे, और सारे देशों ने मिलकर के अमेरिका के इस डिमांड को क्रिटिसाइज़ किया है, इंक्लूडिंग इंडिया। सो ये एक रेयर ओकेजन है जहाँ पे भारत और पाकिस्तान किसी इंटरनेशनल मुद्दे पे एक ही ओपिनियन को वॉइस कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। यहाँ पे भारत और पाकिस्तान दोनों ने अमेरिका के इस फैसले को या डिमांड को क्रिटिसाइज़ किया है। सो दैट इज़ हाउ इट्स अ रेयर ओकेजन। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इंडिया साइड्स विद पाकिस्तान ऑन ट्रम्प्स बिड टू टेक ओवर बगराम बेस। और बगराम बेस न्यूज़ में आया है तो हो सकता है इससे रिलेटेड प्रीलिम्स में सवाल आ जाए। मेंस में आप इसका पासिंग रेफरेंस में जिक्र कर सकते हैं, इंडिया यूएस या इंडिया अफगानिस्तान रिलेशंस पे। मैंने एकदम सिंपल सा प्रश्न बना करके यहाँ पे दिया, बगराम एयरबेस है कहाँ। आपको अभी देख करके ये प्रश्न काफ़ी सिंपल लगेगा, बट मेंस प्रीलिम्स एग्जाम में ऐसे प्रश्न आते हैं जब करंट अफेयर्स के, तो वहाँ पे रिकॉल कर पाना कठिन हो जाता है। ये लोकेशन बेस्ड भी ऐसे सवाल आते हैं कि ये पर्टिकुलर जगह न्यूज़ में था, ये कहाँ है। अभी तो आपको काफ़ी सिंपल लगेगा। अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू। साल 2025 का नोबेल प्राइज इन फिजिक्स दिया गया है 3 साइंटिस्ट्स को, जॉन क्लार्क, माइकल एच डेवोरेट एंड जॉन एम मार्टिनीज। जैसा कि मैंने कल भी आपको कहा था कि किन साइंटिस्ट्स को दिया गया है वो नाम उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि किस टॉपिक पे रिसर्च के लिए उनको नोबेल प्राइज़ दिया गया है, वो आप याद रखें। तो इन तीनों लोगों को क्वांटम फिजिक्स के अंदर रिसर्च के लिए नोबेल प्राइज़ दिया गया है। अब थोड़ा और डिटेल में देखते हैं कि एग्जैक्टली उन्होंने क्वांटम फिजिक्स में क्या क्या चीज़ें फाइंड की हैं। They have shown that quantum behavior not just happens in tiny particles like electron or photons, but it can also be seen in large man-made macroscopic materials. ये इनका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन है। इन्होंने दिखाया कि जो क्वांटम फिजिक्स की बातें, देखिए क्वांटम फिजिक्स से रिलेटेड डेवलपमेंट्स 100 साल पहले शुरू हो गए थे, 1925 से ही शुरू हो गए थे, जहाँ पे क्वांटम फिजिक्स का बेसिक आइडिया ये है कि कोई भी पार्टिकल सिर्फ पार्टिकल फॉर्म में नहीं रहता है, उसका वेव नेचर भी होता है। इसको कहा गया है डुअल फॉर्म ऑफ एग्जिस्टेंस। सो एनीथिंग दैट यू सी अराउंड योर सेल्फ इज नॉट जस्ट इन पार्टिकल फॉर्म बट इट हैज़ अ वेव ऑल्सो, या इट एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ वेव ऑल्सो। तो ये है क्वांटम फिजिक्स का एक बेसिक असर्शन, और ये बातें लगभग 100 साल पहले 1925 से ही शुरू हो गई थी।
बट काफ़ी सालों तक ये एक समझ थी कि क्वांटम फिजिक्स वाला जो बिहेवियर है, यानी कि पार्टिकल एंड वेवलेंथ वाला जो वेव वाला जो बिहेवियर है, यानी कि एवरी पार्टिकल शोज फीचर ऑफ वेव एज वेल, ये बिहेवियर प्रीडोमिनेंट तरीके से बहुत ही छोटे छोटे पार्टिकल्स जैसे कि इलेक्ट्रॉन या फोटॉन के लेवल पे ही दिखता है। लार्ज मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल जैसे कि आपके सामने आपका मोबाइल फ़ोन रखा है, ये भी ठीक है, ये भी इसका भी वेव नेचर होगा अपार्ट फ्रॉम हैविंग अ पार्टिकल बिहेवियर। हम लोग पार्टिकल बिहेवियर को देख पाते हैं, वेव नेचर उसका दिखता नहीं है। तो आपका मोबाइल फ़ोन का भी वेव नेचर होगा, बट उसकी वेवलेंथ इतनी छोटी होती है कि इट इज़ ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल। तो वेव नेचर कैन बी नेग्लेक्टेड, शुड बी नेग्लेक्टेड ऑन मैक्रोस्कोपिक लेवल। दैट वाज एन आइडिया। मैं फिर से बता रहा हूँ, 1925 से ही क्वांटम फिजिक्स के बेसिक आइडियाज़ आने लगे थे। क्वांटम फिजिक्स का एक कोर कॉन्सेप्ट है कि देयर इज़ वेव पार्टिकल डुअलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस। बट साथ ही साथ एक ये भी अंडरस्टैंडिंग थी कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे किसी भी ऑब्जेक्ट का पार्टिकल नेचर ही प्रीडोमिनेंटली हमें दिखता है, एग्जिस्ट करता है। उसका वेव नेचर होता भी है तो वो नेग्लिजिबल है, उसका कोई प्रैक्टिकल सिग्निफिकेंस नहीं है। लेकिन इन तीन लोगों के रिसर्च ने जो मिड 80s में शुरू हुआ, उसने ये दिखाया कि जो क्वांटम बिहेवियर है दैट डज नॉट exist or is significant only for tiny particles like electron or photons, but it also has meaningful significance for large man-made circuits. इनके रिसर्च को अगर हम टेक्निकल भाषा में बात करें तो what they have discovered, they have demonstrated macroscopic quantum mechanical tunneling as well as एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। अब ये थोड़े से टेक्निकल टर्म्स हैं, इनको मैं ब्रेक डाउन करके आपको समझाता हूँ कि इन्होंने क्या क्या असल में ढूंढ करके दिया है। मोटी मोटी बात तो आप समझ गए कि इन तीन लोगों को नोबेल प्राइज़ दिया गया है 2025 के लिए इन फिजिक्स, और उनका रिसर्च जो है वो मेनली क्या बताता है कि जो क्वांटम फिजिक्स वाले प्रॉपर्टीज़ हैं वो सिर्फ टाइनी पार्टिकल्स के लिए नहीं है, लार्ज मैन मेड सर्किट्स या माइक्रोस्कोपिक सर्किट्स के लिए भी या मैन मेड ऑब्जेक्ट्स के लिए भी एप्लीकेबल होते हैं। और उनके रिसर्च के बाद 1980s के बाद से क्वांटम कंप्यूटर्स डेवलप होने शुरू हुए। क्वांटम कंप्यूटर्स आर बिग, राइट, मैन मेड सर्किट्स से बने हैं। तो क्वांटम कंप्यूटर्स में क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज़ अप्लाई होते हैं। क्वांटम फिजिक्स के आइडियाज़ मैन मेड लार्ज स्केल सर्किट्स पे अप्लाई हो सकते हैं, वो इन तीन लोगों ने ढूंढा था। तो आप कह सकते हैं कि इन तीन लोगों के रिसर्च के बेसिस पे क्वांटम कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए। कि ज़्यादा टेक्निकल भाषा में बात की जाए, ये तो मोटी मोटी बात हो गई, ज़्यादा टेक्निकल भाषा में बात की जाए तो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग एंड एनर्जी क्वांटाइजेशन। लेट अस टॉक अबाउट दीज टू टर्म्स। मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग से पहले लेट अस टॉक अबाउट क्वांटम टनलिंग। क्वांटम टनलिंग एक बड़ा बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, बेसिक एंड इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है क्वांटम फिजिक्स के अंदर। मैं एक बार और ब्रीफली आपको बता दूं, फिजिक्स को दो ब्रांच में डिवाइड करके देखा जा सकता है। मेनली क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स, जिसमें हर चीज़ हमारे लिए एक मैटर के फॉर्म में एग्जिस्ट करती है, मैटर जिसका अपना वेट होगा, डायमेंशन होगा। और दूसरा होता है क्वांटम फिजिक्स, जिसमें इट इज़ एज्यूम्ड दैट एवरी एंटिटी एग्जिस्ट नॉट जस्ट इन मैटर फॉर्म बट ऑल्सो इन वेव फॉर्म। क्वांटम फिजिक्स में वेव नेचर को भी फोकस किया जाता है। तो ये दो मोटे मोटे ब्रांच हो गए फिजिक्स के, क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स एक ही बात है, और दूसरा हो गया क्वांटम फिजिक्स। क्लासिकल या न्यूटोनियन फिजिक्स मैटर हैविंग वेट एंड डायमेंशन, दूसरे में मैटर का वेव एस्पेक्ट पे भी फोकस किया जाता है। नाउ कम बैक टू दिस टर्म क्वांटम टनलिंग। देखिए, क्लासिकल फिजिक्स या क्लासिकल मैकेनिक्स के अंदर मान लीजिए कि आप एक बॉल को रोल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ अ माउंटेन या ऑब्स्टेकल, ऐसा एक बैरियर है, छोटा सा ही बैरियर है, बहुत बड़ा माउंटेन नहीं है। मान लीजिए एक छोटा सा बैरियर है जिसके साथ आप खेल रहे हैं घर में, और एक आप बॉल को रोल कर रहे हैं इन द डायरेक्शन ऑफ दिस बैरियर। अब क्या हो सकता है? क्लासिकल फिजिक्स
या न्यूटोनियन फिजिक्स के हिसाब से ये बॉल या तो इस बैरियर के ऊपर थोड़ा सा चढ़ेगा, वापस से रोल डाउन कर जाएगा इस डायरेक्शन में, अगर इसके अंदर आपने एनर्जी सफिशिएंट नहीं दी है तो। अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी दी है तो ये बॉल इस बैरियर के ऊपर क्लाइंब करेगा एंड देन इट विल मूव टू द अदर डायरेक्शन। तो दूसरे डायरेक्शन में जाने के लिए, दूसरे साइड में जाने के लिए बैरियर के, इस बॉल को आपको सफिशिएंट एनर्जी देनी होगी, तभी जाकर के दूसरे साइड में जा सकता है। दैट इज़ द आइडिया ऑफ क्लासिकल फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स क्या कहता है कि इस बॉल को अगर आपने सफिशिएंट एनर्जी नहीं भी दी कि वो बैरियर को क्लाइंब करके दूसरे डायरेक्शन में जाए, तब भी इन ए स्पेशल केस दिस बॉल कैन मूव फ्रॉम वन साइड ऑफ द बैरियर टू द अदर साइड ऑफ द बैरियर, नॉट बाय क्लाइंबिंग द बैरियर बट बाय मूविंग थ्रू द बैरियर। इसी फिनोमेना को कहा गया है क्वांटम टनलिंग। अब क्वांटम टनलिंग होगा कैसे? क्वांटम टनलिंग तब हो सकता है बड़ा स्पेसिफिक केस में, जब ये बॉल का जो वेव नेचर है, क्योंकि हर चीज़ क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से पार्टिकल फॉर्म में भी है, वेव फॉर्म में भी है। तो ये बॉल का जो वेव फॉर्म है, अब वेव तो किसी भी ऑब्स्टेकल को क्रॉस कर जाता है ना। साउंड आप देखिए, साउंड आप एक बंद कमरे में भी अगर आप जोर से चिल्लाएं तो जो वॉल है उसके दूसरे डायरेक्शन में, दूसरे साइड में आवाज़ तो जा सकती है। दैट मीन्स साउंड इज अ वेव एंड वेव कैन मूव थ्रू अ बैरियर, राइट। वेव एक बैरियर के थ्रू तो मूव कर सकता है। जैसे आप दीवार के एक तरफ से चिल्लाएं तो दूसरे तरफ भी आवाज़ जा सकती है अगर आप जोर से चिल्लाएं तो। वैसे ही बॉल का भी क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से अपना एक वेव नेचर है, एंड इफ दिस बॉल acts as a wave, then it can move through the barrier even without climbing the barrier. It can move through the barrier and move from one side to another side. इसी फिनोमेना को कहा गया है क्वांटम टनलिंग। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से क्या होगा? द बॉल इफ इट डज नॉट हैव इनफ एनर्जी इट विल रोल बैक, इफ इट हैज इनफ एनर्जी इट विल गो ऑन द अदर साइड। बट इन क्वांटम बॉल, in quantum world, sometimes the ball appears on the other side without ever climbing it. This is tunneling. The ball has tunneled through the barrier. And how it happens? Because particle acts like waves, not just as solid balls. These waves can spread out and they can move through the barrier and they can move to the other side without climbing over it. तो ये है क्वांटम फिजिक्स की अंडरस्टैंडिंग। अब आसपास में जैसे आपके टेबल पे आपका जो पेन रखा हुआ है, वो पेन आपके टेबल से को क्रॉस करते हुए, चीरते हुए नीचे गिर सकता है फ्लोर पे, अगर उस पेन का जो वेव टेंडेंसी है वो प्रीडोमिनेंट हो जाए और वो टेबल के थ्रू क्रॉस कर जाए तो। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मल लाइफ में हमारे आसपास में जो चीज़ें हैं उनका पार्टिकल टेंडेंसी प्रीडोमिनेट करता है। वो क्यों करता है? उसके पीछे भी फिजिक्स है। क्वांटम फिजिक्स में सारी बातें बताई गई हैं, डी ब्रॉगली, वेवलेंथ एंड ऑल, कि किस तरह के ऑब्जेक्ट्स का वेव नेचर कितना होगा, पार्टिकल नेचर कितना होगा। बट मुद्दा ये है कि अगर बस इमेजिन किया जाए तो कोई भी चीज़, जैसे आपका पेन आपके स्टडी टेबल को चीरता हुआ नीचे गिर सकता है, एटलीस्ट इन थ्योरी, अगर उसका वेव नेचर जो है वो प्रीडोमिनेट करने लगे तो। दैट विल बी फिनोमेना ऑफ क्वांटम टनलिंग। तो क्वांटम टनलिंग अगर सरल भाषा में कहा जाए तो क्वांटम टनलिंग के हिसाब से टाइनी पार्टिकल्स, जनरली क्वांटम टनलिंग टाइनी पार्टिकल्स के लिए ही देखने को मिलता है, लाइक इलेक्ट्रॉन्स, फोटॉन्स, दे पास थ्रू अ बैरियर इवन व्हेन दे डू नॉट हैव इनफ एनर्जी टू पास थ्रू इट। अब क्वांटम टनलिंग को मैक्रोस्कोपिक लेवल पे भी देखा जा सकता है, यही इन्होंने दिखाया है इन तीन लोगों ने। और इसी कारण से फिर क्वांटम कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में सुपर कंडक्टर्स बनने शुरू हुए हैं। तो क्वांटम टनलिंग एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, यही इन्होंने दिखाया है। क्वांटम टनलिंग का एप्लीकेशन या एग्जाम्पल देखा जाए तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे तो माइक्रो यानी कि टाइनी लेवल पे तो होता ही है इलेक्ट्रॉन्स या फोटॉन्स में। मैक्रोस्कोपिक लेवल पे आप क्वांटम टनलिंग
इन लोगों ने जब बताया कि हो सकता है, उसके बाद उसका एप्लीकेशन अलग अलग जगहों पे हुआ। उसके मदद से आज के टाइम में सुपर कंडक्टिंग सर्किट्स बनते हैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बनते हैं। अच्छा, क्वांटम टनलिंग की मैकेनिज्म को समझने के बाद, आफ्टर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ क्वांटम टनलिंग, साइंटिस्ट्स वेर एबल टू अंडरस्टैंड कि हाउ न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन हैपेंस इन सन। सन के अंदर जो प्रोटॉन्स हैं, हाइड्रोजन के न्यूक्लियस हैं, ये आपस में फ्यूज करके खूब सारा एनर्जी रिलीज करते हैं। बट प्रोटॉन्स के तो अपने पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स हैं। सो हाउ दे कोलाइड विथ ईच अदर, हाउ दे फ्यूज इनटू ईच अदर। तो उसका जवाब भी हमें मिला आफ्टर अंडरस्टैंडिंग क्वांटम टनलिंग कि प्रोटॉन्स इनसाइड द सन दे फ्यूज इनटू ईच अदर बिकॉज उनका जो वेव नेचर है वो प्रीडोमिनेट करता है इनसाइड द सन एटमॉस्फेयर बिकॉज ऑफ ह्यूज टेम्परेचर, एंड देयर वेव fuses into each other. So protons do not fuse as particles inside the sun, they fuse into each other as waves because of quantum tunneling. वो एक दूसरे के साथ फ्यूज करते हैं बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग। दे फ्यूज टुगेदर बिकॉज दे टनल, एंड जो उनके अंदर का रिपल्सिव फोर्सेज है बिकॉज ऑफ पॉजिटिव चार्ज, उसको वो अवॉइड करते हैं। दैट इज अ बैरियर, जो पॉजिटिव चार्ज है दैट इज अ बैरियर फॉर देम फ्रॉम फ्यूजिंग। But sometimes even without having sufficient energy to cross through the barrier, particles move across the barrier because of quantum tunneling. ऐसा क्वांटम टनलिंग का कॉन्सेप्ट कहता है। और सन के अंदर जो दो प्रोटॉन्स हैं, मान लीजिए, वो आपस में फ्यूज करते हैं विदाउट नॉट हैविंग सफिशिएंट एनर्जी टू फ्यूज इनटू ईच अदर बिकॉज बोथ ऑफ देम आर पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स। हाउ दे आर एबल टू फ्यूज? बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग। जैसे बॉल इसके बिना इसके एनर्जी हुए भी, सफिशिएंट एनर्जी हुए भी इधर से उधर चला गया, वैसे ही प्रोटॉन्स, दो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल्स, विदाउट सफिशिएंट एनर्जी हुए भी टू फ्यूज इनटू ईच अदर, दे फ्यूज बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग। तो मुद्दा यह है कि क्वांटम टनलिंग के कॉन्सेप्ट समझने के बाद क्वांटम कंप्यूटर्स बने, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स में भी इसका खूब इस्तेमाल होता है, और न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन सन में कैसे हो रहा है वो भी हम समझ पा रहे हैं। तो भविष्य में अर्थ के ऊपर आर्टिफिशियल सन बनाने की जो कोशिश चल रही है ITER वगैरह में, उन सब में भी इस कॉन्सेप्ट का, क्वांटम टनलिंग का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसा कि मैंने आपको बताया, इन तीन लोगों का मेन कंट्रीब्यूशन क्या है कि इन्होंने मैक्रोस्कोपिक लेवल पे, लार्ज स्केल लेवल पे क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग करके दिखाया है। व्हाट दे हैव एक्चुअली डन, उन्होंने एक इस तरीके का कंडक्टिंग मटेरियल बनाया। देखिए, एक तरफ लिया उन्होंने एक सुपर कंडक्टर। सुपर कंडक्टर्स क्या होते हैं? जिनका रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, जिनके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास हो सकती है विदाउट लूजिंग और विदाउट एनी रेजिस्टेंस, तो उनको कहा जाता है सुपर कंडक्टर्स। ठीक है, तो इन लोगों ने क्या किया? इन लोगों ने एक इस तरीके का मटेरियल बनाया जिसमें एक तरफ एक सुपर कंडक्टर रखा, दूसरी तरफ सुपर कंडक्टर रखा, और बीच में उन्होंने एक इंसुलेटर रखा, थिन इंसुलेटर रखा। ठीक है, सुपर कंडक्टर्स के अंदर क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो आपस में पेयर बना लेते हैं, जिसको कहा जाता है कूपर पेयर, और वो कूपर पेयर हेल्प करता है इलेक्ट्रॉन्स को एक दूसरे को फोर्स करने में, जिस कारण से इवन विदाउट मच वोल्टेज इलेक्ट्रॉन्स कैन पास फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर। ठीक है, कुछ देखिए बेसिक बातें तो मैं जानता हूं कि काफ़ी टेक्निकल हो रहा है मामला, लेकिन कुछ बातें तो आपको ध्यान रखनी होंगी अगर प्रीलिम्स या मेंस एग्जाम क्लियर करना है तो क्वांटम टनलिंग हम समझ चुके हैं। अब इनके रिसर्च के बारे में थोड़ा और डिटेल में समझते हैं कि इन्होंने एक्चुअली किया क्या है। तो इन्होंने एक इस तरीके का मटेरियल बनाया जिसको नाम दिया गया है जोसेफसन जंक्शन। उस मटेरियल में क्या किया गया है? एक तरफ इन्होंने एक सुपर कंडक्टर मटेरियल रखा, दूसरे तरफ एक सुपर कंडक्टर मटेरियल रखा, बीच में उन्होंने एक इंसुलेटर रखा। सुपर कंडक्टर मटेरियल्स के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं दे आर इन पेयर, उस पेयर को कहा जाता है कूपर पेयर। और सुपर कंडक्टर्स में जनरली क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स ईजिली फ्लो फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, दैट लीड्स टू इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग बट फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ओनली। बट अब अगर ये जोसेफसन जंक्शन नहीं होता है तो आराम से इलेक्ट्रॉन फ्लो होता फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर, बट इन्होंने बीच में एक इंसुलेटर डाल दिया जोसेफसन जंक्शन नाम से। ठीक है,
ये बनाया इन लोगों ने। तो दे हैव क्रिएटेड जोसेफसन जंक्शन, ठीक है। जोसेफसन जंक्शन पे उन्होंने बेसिकली रिसर्च किया। तो दे बिल्ट अ सुपर कंडक्टिंग इलेक्ट्रिकल सर्किट कंडक्टिंग टू सुपर कंडक्टर्स सेपरेटेड बाई अ थिन इंसुलेटर कॉल्ड जोसेफसन जंक्शन। अब नॉर्मल सर्कमस्टांसेज में करंट शुड नॉट पास थ्रू इट, ठीक है, क्योंकि बीच में एक इंसुलेटर लगा हुआ है। बट इन दिस सिस्टम सुपर कंडक्टर्स, एक साइड से सुपर कंडक्टर्स से दूसरे साइड के सुपर कंडक्टर में इलेक्ट्रॉन पास हो रहे थे। एंड दिस वाज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ टनलिंग। इलेक्ट्रॉन्स वेयर शोइंग quantum tunneling behavior even on this macroscopic level of Josephson junction. देखिए, क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से करंट कैन नॉट पास थ्रू इंसुलेटर, बट इन दिस सुपर कंडक्टर मैकेनिज्म जिसके बीच में लगा हुआ है जोसेफसन जंक्शन, इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम वन साइड ऑफ द कूपर पेयर ऑफ सुपर कंडक्टर वेयर पासिंग टू द अनदर साइड, एंड दिस वाज हैपनिंग मेनली बिकॉज ऑफ क्वांटम टनलिंग। तो इन लोगों का कंट्रीब्यूशन यही है कि उन्होंने एक इस तरीके का इलेक्ट्रिक सर्किट बनाया जिसको नाम दिया गया है जोसेफसन जंक्शन। दे यूज्ड बेसिकली, दे डिड नॉट क्रिएट, दे यूज्ड जोसेफसन जंक्शन टू ऑब्जर्व टनलिंग, एंड उसके थ्रू दे हैव प्रूवन कि इलेक्ट्रॉन्स कैन पास फ्रॉम वन साइड ऑफ द सुपर कंडक्टर टू अनदर साइड ऑफ द सुपर कंडक्टर even at a macroscopic level. So they have exhibited macroscopic, large scale quantum mechanical tunneling. तो इसमें 3-4 टर्म्स आ गए हैं। जोसेफसन जंक्शन आया है, कूपर पेयर आया है। कूपर पेयर मतलब पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ सुपर कंडक्टर। इट हेल्प्स इन पासिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन सुपर कंडक्टर विदाउट रेजिस्टेंस। अब ये पूरा सुपर कंडक्टर होता तब तो आराम से इलेक्ट्रॉन्स पास होते बिकॉज ऑफ कूपर पेयर, बट बीच में हमने जोसेफसन जंक्शन डाल दिया, येट इलेक्ट्रॉन्स वी आर एबल टू पास फ्रॉम दिस डायरेक्शन टू अनदर। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से यहाँ जा चला गया। इट वॉज एबल टू ओवरकम द रेजिस्टेंस। दिस इज इलेक्ट्रॉन टनलिंग या क्वांटम टनलिंग। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे ये बॉल यहाँ से यहाँ चला गया विदाउट हैविंग एनर्जी टू ओवरकम द बैरियर। सिमिलरली इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ चला गया विदाउट हैविंग एनर्जी टू ओवरकम बैरियर। व्हाट इज हैपनिंग इन दिस केस? इलेक्ट्रॉन इज फ्लोइंग फ्रॉम वन डायरेक्शन टू अनदर डायरेक्शन विदाउट एप्लीकेशन ऑफ वोल्टेज। बिना दोनों साइड में वोल्टेज डिफरेंस के अप्लाई किए हुए भी इलेक्ट्रॉन इज पासिंग। ये बताता है कि मैक्रोस्कोपिक लेवल पे क्वांटम टनलिंग होती है। यही इन्होंने दिखाया और जिसके बेसिस पे फिर सुपर कंप्यूटर्स आई एम सो सॉरी बोल रहा हूँ मैं, क्वांटम कंप्यूटर्स बने इनके रिसर्च के बेसिस पे। तो इन्होंने क्या बताया है मैं एकदम शॉर्ट में बताऊं। क्वांटम टनलिंग इज पॉसिबल एट मैक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल्सो, इन्होंने ये बताया है। और इनकी इस रिसर्च के बाद से क्वांटम कंप्यूटर्स बनने शुरू हुए हैं 1990s ऑनवर्ड। अच्छा, इन्होंने ये भी दिखाया है एनर्जी क्वांटाइजेशन। ऐसा नहीं है कि आप जिस भी तरीके का जोसेफसन जंक्शन बनाएंगे इलेक्ट्रॉन्स पास होंगे ही। एक पर्टिकुलर क्वांटम में ही, एक पर्टिकुलर तरीके का ही जोसेफसन जंक्शन होगा, देन इलेक्ट्रॉन्स विल पास फ्रॉम वन लेवल टू अनदर। तो देखिए, क्वांटम फिजिक्स का नाम में क्वांटम वर्ड क्यों है? क्वांटम का मतलब डिस्क्रीट लेवल, एक पर्टिकुलर लेवल की एनर्जी पे काम होगा, फिर एक नेक्स्ट लेवल पे काम होगा। मतलब जैसे मान लीजिए कि 10 यूनिट पे काम हो रहा है तो फिर 15 यूनिट पे काम होगा। लेट मी सिंप्लीफाई इट। मुद्दा यह है कि क्वांटम फिजिक्स के अंदर क्वांटम सिस्टम इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यानी कि अगर 10 एम्पियर की इलेक्ट्रिसिटी पे काम हो रहा है तो फिर 11 पे 12 पे नहीं होगा, फिर मान लीजिए 20 एम्पियर पे होगा, फिर 30 पे होगा। मतलब एक पर्टिकुलर लेवल पे ही काम होगा। जैसे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो रिवॉल्व करते हैं अराउंड न्यूक्लियस। अब एक लेवल से दूसरे लेवल पे अगर जंप करना उनको, अगर आपने बेसिक केमिस्ट्री पढ़ी है तो आप ये समझ पाएंगे। आई नो दिस इज गोइंग वेरी टेक्निकल। इलेक्ट्रॉन्स को एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी आप दोगे तभी वो एक लेवल से जंप करके नेक्स्ट ऑर्बिट पे जाएगा। उसके बीच का कुछ आप एनर्जी दोगे तो वो जंप नहीं करने वाला। तो ये होता है क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी। क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इज
वेरी फंडामेंटल एस्पेक्ट ऑफ क्वांटम सिस्टम। और इन्होंने ये दिखाया कि क्वांटम टनलिंग में क्वांटाइजेशन ऑफ एनर्जी इज ऑल्सो सीन। तो इन तीन लोगों को किस पर्पस से नोबेल प्राइज दिया गया है? दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग, ये तो हमने अच्छे से समझ लिया, एंड दे हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड एनर्जी क्वांटाइजेशन इन इलेक्ट्रिक सर्किट। जैसे यहाँ पे एक साइड से दूसरे साइड में इलेक्ट्रिसिटी पास होगी या इलेक्ट्रॉन पास होगा इफ देर इज अ जोसेफसन जंक्शन ऑफ ए पर्टिकुलर थिकनेस, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम, एक पर्टिकुलर क्वांटम का ही होना चाहिए। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन क्वांटम फिजिक्स का एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, वो इन्होंने दिखाया कि इट हैपेंस एट इलेक्ट्रिक सर्किट ऑल्सो। तो मैं टर्म्स अगर बता दूं, इन्होंने क्या क्या टर्म्स इनसे संबंधित कहाँ कहाँ से सवाल आ सकते हैं। पहला जोसेफसन जंक्शन आ सकता है, दूसरा कूपर पेयर हो सकता है, तीसरा मैक्रोस्कोपिक क्वांटम मैकेनिकल टनलिंग हो सकता है, सिर्फ क्वांटम टनलिंग पे भी सवाल आ सकता है, पांचवा एनर्जी क्वांटाइजेशन का कॉन्सेप्ट समझने के लिए आप बस एक एटम के स्ट्रक्चर को ध्यान में रखो। एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो अलग अलग ऑर्बिट लेवल पे होते हैं, उनको एक ऑर्बिट से नेक्स्ट ऑर्बिट लेवल पे जंप अगर करना है तो दे नीड एनर्जी। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी जब मिलता है तभी वो नेक्स्ट ऑर्बिट पे जंप कर पाते हैं, इसी को कहा जाता है एनर्जी क्वांटाइजेशन। एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए उनको टू मूव टू द नेक्स्ट लेवल। तो एनर्जी क्वांटाइजेशन इज सीन इवन इन द जोसेफसन जंक्शन ऑल्सो। एक पर्टिकुलर लेवल या थिकनेस ही होगा जोसेफसन जंक्शन का, तभी जाकर के ये इलेक्ट्रॉन एक साइड से दूसरे साइड में जा पाएंगे, उनके पास उतनी एनर्जी होती है, ना उससे ज़्यादा ना उससे कम। एनर्जी क्वांटाइजेशन को थोड़ा विजुअलाइज करना कठिन हो सकता है, अंडरस्टैंड, बट आई होप बाकी आपको मैक्रोस्कोपिक क्वांटम टनलिंग समझ आया, जो मेन इनका रिसर्च है, इसके बेसिस पे क्वांटम कंप्यूटर्स बने हैं। तो दे हैव डेमोन्स्ट्रेटेड क्वांटम टनलिंग एट मैक्रोस्कोपिक लेवल, दे हैव ऑल्सो डेमोन्स्ट्रेटेड कि जो मैक्रोस्कोपिक लेवल होता है उसमें इलेक्ट्रिक सर्किट्स में एनर्जी क्वांटाइजेशन भी होता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे ये प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। ऐसा सवाल आपसे पूछा जा सकता है, सिग्निफिकेंस ऑफ 2025 नोबेल प्राइज इन फिजिक्स, और उसका और किन किन एरियाज़ में एप्लीकेशन हो सकता है। तो क्वांटम कंप्यूटिंग, साइंटिफिक एडवांसमेंट जैसे कि इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स में, एंड एक्सप्लेन फ्यूजन रिएक्शन इन सन। तो इससे अर्थ के ऊपर भी जो फ्यूजन रिएक्टर्स बनाने की कोशिश की जा रही है उसको समझने में हेल्प मिलेगा। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट कोल्ड्रिफ कफ सिरप, इंपॉर्टेंट फ्रॉम आवर सिलेबस जीएस पेपर 3 साइंस एंड टेक्नोलॉजी पॉइंट ऑफ व्यू, स्पेशली विद रिस्पेक्ट टू हेल्थ। जीएस पेपर 4 एथिक्स एंड इंटीग्रिटी में भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। हुआ क्या है कि एक कफ सिरप है कोल्ड्रिफ, उसको पीने के कारण मध्य प्रदेश के अंदर 14 बच्चों की डेथ हुई है। अब इसके बाद अलग अलग स्टेट्स में 5 से भी ज़्यादा स्टेट्स ने अभी तक इस पे बैन लगा दिया है कोल्ड्रिफ कफ सिरप पे, बाकी स्टेट्स भी धीरे धीरे लगाएंगे ही। लैब टेस्टिंग में पाया गया कि दिस कोल्ड्रिफ कफ सिरप वाज एडल्टर्ड विथ, इसमें पाया गया कि इट वाज हैविंग डाई एथिलीन ग्लाइकॉल DEG विच इज ए टॉक्सिक केमिकल, और इस डाई एथिलीन ग्लाइकॉल के कारण ही बच्चों के अंदर किडनी फेलियर के केसेस देखे गए एंड दैट लेड टू देयर डेथ। डाई एथिलीन ग्लाइकॉल की अगर बात की जाए तो इट इज़ अ टॉक्सिक इंडस्ट्रियल सब्सटेंस, इसको कफ सिरप में इस्तेमाल नहीं किया जाना चाहिए था, बट कई सारे फार्मास्यूटिकल कंपनियां, खासकर इस पर्टिकुलर केस में कोल्ड्रिफ कफ सिरप बनाने वाली कंपनी, इसका इस्तेमाल करती रही है एज एन इलीगल सब्सटीट्यूट टू ग्लिसरीन। ग्लिसरीन इस्तेमाल होना चाहिए एज सॉल्वेंट इन कफ सिरप। सॉल्वेंट क्या होता है? जिसमें जो मेन मेडिसिन है उसको डिसॉल्व किया जा सके। जैसे पानी के अंदर आप चीनी घोलते हैं तो वाटर इज सॉल्वेंट, जिसमें आप चीनी या नमक घोलते हैं तो वाटर उसको होल्ड करके रख रहा है चीनी या नमक को। वैसे ही कफ सिरप के अंदर जो मेडिसिन हैं, जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट है, उसको होल्ड करने के लिए जो सॉल्वेंट है जिसमें आप उसको एक्टिव कंपोनेंट को घोल करके रख सके, वो होना चाहिए कफ सिरप के अंदर ग्लिसरीन। लेकिन कुछ कंपनियां इस्तेमाल कर रही हैं डाइथिलीन ग्लाइकॉल विच इज टॉक्सिक, जिसके कारण किडनी फेलियर हो सकता है। अब ग्लिसरीन महंगा होता है तो इसी कारण से दे आर यूजिंग चीपर ऑल्टरनेटिव डाइथिलीन ग्लाइकॉल एंड दे आर कॉम्प्रोमाइजिंग विद द हेल्थ ऑफ चिल्ड्रेन।
कई सारे बच्चों की डेथ भी हो गई। तो इसी कारण से मैंने कहा कि इस एग्जाम्पल को आप एथिक्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। दिस इज ए क्लियर कट केस ऑफ प्रॉफिटियरिंग, दिस इज क्लियर कट केस ऑफ गिविंग इंपॉर्टेंस टू कॉमर्स एंड कंडक्टिंग कॉमर्स विदाउट मोरालिटी। एथिक्स में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। फार्मास्यूटिकल कंपनीज बच्चों के हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करते हुए दे हैव यूज्ड डाइथिलीन ग्लाइकोल इन प्लेस ऑफ ग्लिसरीन। देखिए, कफ सिरप मेनली दो तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं डीकंजेस्टेंट्स, जो हमारे चेस्ट के अंदर अगर कफ हो गया तो उसको डीकंजेस्ट करे, उसमें मेनली एंटी हिस्टामाइंस होता है। दूसरा होता है कफ सेप्रेसेंट, जो ड्राई कफ को सप्रेस करने में काम आता है। कफ सेप्रेसेंट के अंदर होता है डेक्स्ट्रोमेथोफर्न, डेक्स्ट्रोमेथोर्फन। इट इज अ नॉर्मल इंग्रेडिएंट, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। डेक्स्ट्रोमेथोर्फन इट इज नॉट हार्मफुल, बट इसको जिस चीज में डिसॉल्व करके रखा जाता है, जो सॉल्वेंट है, वो सॉल्वेंट होना चाहिए ग्लिसरीन। जब लेकिन कुछ कंपनियां क्या कर रही हैं, दे हैव यूज्ड डाइथिलीन ग्लाइकोल एंड विच कैन कॉज किडनी फेलियर। चिल्ड्रन के अगेंस्ट तो लार्ज स्केल पे किडनी फेलियर हो सकता है, इट कैन इंपैक्ट किडनी ऑफ द एडल्ट्स एज वेल। इसीलिए पेरेंट्स को क्या ध्यान रखना चाहिए, जो भी पेरेंट्स अगर ये न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं तो प्लीज कीप इन माइंड, अवॉइड अनवेरीफाइड या चीप ब्रांड ऑफ कफ सिरप, क्योंकि उसमें डाइथिलीन ग्लाइकोल हो सकता है सॉल्वेंट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली यूज ओनली डॉक्टर प्रिस्क्राइब्ड सिरप्स। और इस आर्टिकल में तो ये भी कहा गया है, दिस आर्टिकल हैज बीन रिटन बाय अ डॉक्टर ओनली, वो ये कह रहे हैं कि बच्चों को तो आप कफ सिरप इनफैक्ट दीजिए ही मत। नो कफ सिरप इज कंप्लीटली सेफ फॉर चिल्ड्रेन। बच्चों को अगर कफ होता है तो उसको उनको स्टीम इनहेलेशन करवाइए, ह्यूमिडिफाइड एयर की सराउंडिंग कीजिए इन द रूम, सलाइन नेजल ड्रॉप्स लगाइए, बट विदाउट मेडिसिन। बच्चों को कफ सिरप मत दीजिए, उनके लिए खतरा हो सकता है। इस टॉपिक डिस्कशन के बेसिस पे प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन है। प्लीज अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन एंड सबमिट द आंसर इन द कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज अबाउट यूपीआई इन कतर। प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट हो सकता है। यूपीआई क्या होता है ये तो आप सब जानते ही हैं, इंस्टेंट मनी ट्रांसफर के लिए एक इंटरफेस है। अच्छा, कुछ फैक्ट जो है प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से आपको याद रखना है। हमें नॉर्मली लगता है कि यूपीआई कैन बी यूज फ्रॉम स्मार्टफोन ओनली, बट इट कैन बी यूज फ्रॉम फीचर फोन ऑल्सो। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन मोड दोनों में यूपीआई का इस्तेमाल हो सकता है। ऑफकोर्स ऑफलाइन में या फीचर फोन से यूपीआई इस्तेमाल करने के तरीके थोड़े अलग हैं, उसमें इंटरैक्टिव वॉइस सिस्टम वगैरह का इस्तेमाल होता है, बट यूपीआई कैन बी यूज्ड विथ फीचर फोन इन ऑफलाइन मोड ऑल्सो। यूपीआई का इस्तेमाल करके पेमेंट सर्विस प्रोवाइड करने वाली कई सारी ऐप्स हैं, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, अमेजन पे एंड ऑल। बट यूपीआई itself is an interface, a technology you may say, which is used by several payment system, payment service providers. यूपीआई को लॉन्च किया था एनपीसीआई ने, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने, साल 2016 में। नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की बात की जाए तो इसको आरबीआई ने बनाया था विद द एम ऑफ प्रमोटिंग मोर एंड मोर डिजिटल पेमेंट इन द कंट्री। और फिर इसने यूपीआई बनाया, रुपे कार्ड बनाया, भीम नाम का एक पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर भी बनाया। तो ये सब एनपीसीआई ने बनाया है। भीम के अलावा और भी कई सारे पेमेंट सर्विस प्रोवाइडर्स हैं, फ़ोनपे, पेटीएम, जो यूपीआई का इस्तेमाल करते हैं। करंट न्यूज़ काफ़ी सिंपल है, कतर के अंदर भी नाउ यूपीआई सर्विसेज आर अवेलेबल। तो इंडिया हैज एक्सपैंडेड इट्स यूपीआई सर्विसेज इन कतर ऑल्सो। कतर एक छोटा सा देश है लोकेटेड इन पर्सियन गल्फ, इसका कैपिटल है दोहा। अब ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट इसलिए प्रीलिम्स पर्सपेक्टिव से क्योंकि कभी कभार ऐसा सवाल पूछ लिया जाता है प्रीलिम्स में। ऐसा सवाल आया था इसी साल यूपीएससी में कि किन किन देशों में यूपीआई चल रहा है। और मैंने आपको बताया नहीं है, ये जो सवाल मैंने आपके सामने दिया है उसके बारे में मैंने यहाँ कुछ नहीं बताया है। आई हैव गिवन दिस क्वेश्चन जस्ट टू टेल यू कि समटाइम्स दे डायरेक्टली आस्क सच काइंड ऑफ क्वेश्चन जो न्यूज़ में है कि किस देश में यूपीआई अभी हाल फिलहाल में लॉन्च हुआ। तो इन सब देशों में यूपीआई पिछले 1-2 सालों में लॉन्च हुआ था, दैट इज़ वाई दे वर इन न्यूज़। अभी यूपीआई कतर में लॉन्च हुआ है, तो हो सकता है कि आने वाले एग्जाम में आपसे कतर संबंधित यूपीआई का प्रश्न पूछ लिया जाए। इस क्वेश्चन को आप अटेम्प्ट कीजिए, अपने हिसाब से गेस कीजिए, थोड़ा सा चाहिए तो ऑनलाइन पढ़िए, फिर अटेम्प्ट कीजिए इसको। कल जो हमने प्रैक्टिस क्वेश्चन दिया था नोबेल प्राइज इन फिजियोलॉजी या मेडिसिन पे, उससे रिलेटेड थर्ड स्टेटमेंट बस गलत है। द प्राइज हैज़ बीन शेयर्ड बिटवीन 3 साइंटिस्ट नॉट 2, बाकी तीनों सही है। खराई केमिकल इज फाउंड इन गुजरात मेनली, नॉट राजस्थान। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट गलत है, बाकी दोनों सही है। पीएम सेतु से रिलेटेड पहला स्टेटमेंट गलत है, इट इज सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, दूसरा सही है। श्रद्धांजलि स्कीम तो सिंपल था, मॉर्टल रिमेन्स ऑफ एसएमईज पीपल हु डाई आउटसाइड द स्टेट, उनको लाना है। दैट्स ऑल फ्रॉम आवर साइड फॉर टुडे, थैंक्स फॉर वॉचिंग।